हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हर्ष पाठशाला। आज हम लोग ब्लड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। और जितना भी मैंने एमसीक्यू यहाँ लिया है ये बिल्कुल सिलेक्टेड है। और ये जो एमसीक्यू है ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो फिर एसएससी हो, बीएसएससी हो, आरआरबी हो। इवन ये प्रीलिम्स में देखने के लिए मिल जाएगा, वो बीपीएससी एंड यूपीएससी के। एंड ये जो है कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा जा सकता है, जैसे ओलंपियाड हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी रिपीट होते रहता है। और इसका दो पार्ट रहेगा। आज के क्लास में जो है हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें फिर हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो ओवरऑल ब्लड से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड वाइस वर्सा। ऑप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन, एंड नन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से लंग्स में लेके जा रहा है ब्लड को, और दोबारा लंग्स से हार्ट में लेकर आता है। आपने पढ़ा होगा, अगर मेरा वीडियो देखा होगा आपने, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जैसे ये हार्ट हो गया, तो हार्ट से लंग्स में कौन लेके जा रहा है, और दोबारा लंग्स से हार्ट में लेकर कौन आता है। तो ये क्वेश्चन आपका है। तो देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हार्ट का ये 4 चैम्बर था, ठीक। और राइट ऑर्किल से जो है एक पल्मोनरी आर्टरी निकलता था जो कि लेके जाता था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सॉरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाता था, तो लंग्स में लेके जाता था। और लंग्स से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कौन करता था, तो वो करता था पल्मोनरी वेन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आ गया, हार्ट में लेकर आ गया लंग्स से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो देखो यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे निकलता है कि कौन सा ऐसा आर्टरी है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एक एक्सेप्शन है आर्टरी का, आर्टरी यूजुअली कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक एक्सेप्शन कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और कहां से कहां कैरी करता है ये भी याद रखना है। तो ये कैरी करता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। और सेकेंड जो इसका निकलता है क्वेश्चन क्या, पल्मोनरी कौन सा ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो वो कौन सा है, पल्मोनरी वेन। कहां से कहां कैरी करता है, तो वो कैरी करेगा लंग से हार्ट तक लाएगा। हार्ट के किस चैम्बर में, तो याद रखना क्या, ये लेफ्ट ऑर्किल में लेके आता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो इसमें एक और चीज बता देते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी कहा गया, तो कोरोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो कि हार्ट में ब्लड को सप्लाई करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर गया, और हार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करेगा कौन, ये कोरोनरी वेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग रेगुलेट्स हार्ट फंक्शनिंग। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हार्ट के फंक्शन को, उसके वर्किंग को रेगुलेट करता है। हार्ट का काम क्या होता है बेसिकली, ये ब्लड को पंप करता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो रिसीव करता है। तो ये जो हार्ट काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, इसको रेगुलेट कौन करता है। ऑप्शन है क्या, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप है, पेसमेकर है, और है ईसीजी। अब देखो इसमें क्या, स्फैग्मोमैनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बीपी को मेजर करता है। नॉर्मल बीपी याद रखना कितना होता है, 120/80 mm Hg होता है। और जो 120 है, ये न्यूमिनेटर का पार्ट, ये शो करता है सिस्टोलिक प्रेशर। और ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये शो करेगा कैसा प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। तो स्फैग्मोमैनोमीटर क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया जो बीपी मेजर करता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हार्ट बीट का पता लगाया जाता है। तो दोनों ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड एक देख लेते हैं ईसीजी का। ईसीजी का जो है फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक ऐसा मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या हो गया, जो उसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो एक ऐसा मशीन है ये जो कि हार्ट से रिलेटेड कोई अगर बीमारी है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये आपको बता देगा, एक ग्राफ के रूप में बताता है। तो ये तो मशीन है, इसका काम बस क्या होगा, हार्ट के फंक्शनिंग को बताना। ये हार्ट के फंक्शनिंग के उसके वर्किंग को रेगुलेट नहीं करता है। तो एक सही ऑप्शन इसमें जो बचा है वो है कौन सा, पेस मेकर। अब देखो पेस मेकर क्या, पेस मेकर जो रहता है एक बैटरी की तरह है। जैसे घड़ी में एक बैटरी लगा होता है जो कि घड़ी को चलाने में मदद करता है, तो हार्ट में भी इसी तरह का एक नेचुरल बैटरी लगा होता है जिसको मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है, पेस मेकर। और ये क्या करेगा, एक सिग्नल, एक इंपल्स को जनरेट करता है, और इसी सिग्नल से जो है हार्ट अपना काम करता है, वो धड़कता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पेस मेकर, जिसका दूसरा नाम क्या है, एस ए नोड। तो ये आप याद रख सकते हो, एस ए नोड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, विच ब्लड प्रोटीन
रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। कौन सा ऐसा ब्लड प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में वाटर के अमाउंट को, कंसंट्रेशन को, मात्रा को रेगुलेट करता है? ब्लड प्रोटीन में देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 4 ब्लड प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। एल्बुमिन था, ग्लोबुलिन था, फाइब्रिनोजेन था और एक था प्रोथ्रोम्बिन। इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फाइब्रिन एंड फिबुलिन है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है क्या, ग्लोबुलिन फर्स्ट, जी फॉर ग्लोबुलिन हो गया। इसका मेन काम क्या होता है कि ये जो है ये हमको डिजीज से बचाने का काम करेगा, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में। मान लिए कभी अगर माइक्रोब सेंटर करेगा तो उस माइक्रोब से, उस डिजीज से हमको बचाने का ये काम करेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या था आपका? एल्बुमिन था। एल्बुमिन ही वो प्रोटीन है जो कि क्या करेगा, प्लाज्मा में वाटर के अमाउंट को मेंटेन करके रखता है। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड था, ब्लड का दो पार्ट था, दो कॉन्स्टिट्यूएंट इसका पार्ट था। एक कहलाता था प्लाज्मा और सेकेंड कहलाता था ब्लड सेल, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता था। प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट क्या था? प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट था वाटर। प्लाज्मा जो था ये 90% इसमें वाटर था। तो प्लाज्मा में वाटर का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो ये रेगुलेट करने का काम करेगा ये एल्बुमिन प्रोटीन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? एल्बुमिन। एक है क्या चीज? फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन क्या करता है कि ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करेगा। अगर कभी आपको चोट लग जाती है या जख्म बन जाता है शरीर पे, तो वहां से ब्लड निकलता है और कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली निकलना बंद हो जाता है। तो ब्लड को जमाने में, ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करने वाला प्रोटीन कौन सा है? ये फाइब्रिन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं क्या ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड। ब्लड क्लोटिंग, तो देखो ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड आप 3-4 फैक्ट जो है बिल्कुल याद रखना। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विटामिन है, अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, तो याद रखना क्या वो है? विटामिन के। ठीक। कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है? वो है विटामिन, सॉरी वो प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। अगर बोले क्या कौन सा ऐसा मिनरल है जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, तो याद रखना आप सब क्या चीज? कैल्शियम। ये 3 हो गया। और एक ऐसा डिजीज, एक ऐसा हेरिडिटरी डिजीज जो कि ब्लड क्लोटिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसमें याद रखना है कि आपको हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या हो गया? एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लोटिंग नॉर्मली नहीं हो पाता है। ठीक ना? तो ये आप याद रखना। इसमें अगर क्या होगा, जो पेशेंट रहेगा जिसको हीमोफीलिया है, अगर इसके बॉडी में एक छोटा सा भी जख्म बन जाएगा, तो उस जख्म से लगातार खून निकलते रहेगा, लंबे समय तक निकलते रहेगा और वैसे में ब्लड का ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ये डिसऑर्डर, ये डिजीज कहला जाता है हीमोफीलिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था क्या? एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीरम क्या है? व्हाट इज सीरम? ऑप्शन इसमें क्या है? प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग प्रोटीन, ब्लड माइनस ब्लड सेल और ब्लड माइनस प्लाज्मा। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा आपका? सोचो जल्दी, क्या हो सकता है? ब्लड में से आखिरकार हम क्या निकाल दें? ब्लड में से अगर हम प्लाज्मा को माइनस करते हैं तो वो कहला जाएगा सीरम, या अगर हम प्लाज्मा से ब्लड प्रोटीन निकाल दें तो वो कहला जाएगा, प्लाज्मा से अगर प्रोटीन को माइनस हटा देते हैं तो वो कहला जाएगा सीरम, या प्लाज्मा से सिर्फ हम क्लोटिंग फैक्टर को हटाते हैं तो वो कहला जाएगा। देखो प्लाज्मा में अगर बात करें तो प्लाज्मा में क्या था? प्लाज्मा में हम पढ़े थे 3-4 प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन था? एल्बुमिन था, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, एक हो गया क्या चीज? ग्लोबुलिन। तो ये 4 प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ? प्लाज्मा के अंदर। ठीक ना? तो इसमें से हम किस प्रोटीन को हटाए तो वो कहला जाएगा पार्ट सीरम, या हमको हटा देना प्लाज्मा से ये पूरा का पूरा प्रोटीन हटा देंगे तो वो सीरम कहला जाएगा। ठीक। तो इसमें याद रखना क्या, अगर हम प्लाज्मा से ये फाइब्रिनोजेन को हटा देते हैं तो जो रेस्ट पार्ट बचेगा, जो रेस्ट वो बाकी चीज बच गया, वही कहला जाता है सीरम। ठीक ना? तो ये याद रखना, फाइब्रिनोजेन एक क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग प्रोटीन है। अगर ये हटा देंगे तो जो भी पार्ट प्लाज्मा का बचेगा वो पार्ट कहलाता है सीरम। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर और क्लोटिंग प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन, जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है जिसको इराथ्रोसाइट कहा जाता है, ये किस ऑर्गन में डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है? ऑप्शन क्या है? लीवर, किडनी, स्प्लीन एंड लंग्स। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? देखो मैंने अपने क्लास में बताया था, जब आरबीसी पढ़ा रहा था मैं,
तो उसमें बताया था क्या, दो चीज, एक ग्रेवियार्ड बताया था, ऑफ ग्रेवियार्ड बताया था टर्म, एक बताया था क्या, एक बताया था ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। तो एक बार रिकॉल करो कि किस ऑर्गन को, किस पार्ट को कहा जाता है ग्रेवियार्ड ऑफ दिस सेल आरबीसी या ब्लैक ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। देखो आपने पढ़ा था क्या चीज, स्प्लीन के बारे में, जिसको हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। हमारे बॉडी में आरबीसी बनता है बोन मैरो के अंदर, ठीक। और अगर जन्म से पहले का बात किया जाए तो लीवर में भी बनता है, योग सैक में भी बनता है, ये पूरा बताया था मैंने आरबीसी के क्लास में। तो जो भी आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज होता है, 120 दिन के बाद वो खत्म होता है, हो जाता है। तो खत्म होता है कहा, ये स्प्लीन में जाके खत्म होता है। इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है क्या चीज, ग्रेवयार्ड, ग्रैब यार्ड कहा जाता है, यानी कि कब्र या कब्रिस्तान कहा जाता है। और दूसरा क्या है कि अगर आरबीसी का प्रोडक्शन ब्लड में बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो ये स्प्लीन क्या करेगा, उस आरबीसी को स्टोर करके रख लेगा ताकि उसका बाद में इस्तेमाल, उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, स्प्लीन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ जेनेटिक और हेरिडिटरी डिजीज और डिसऑर्डर रिलेटेड टू डिफॉल्ट इन ब्लड क्लोटिंग। ये देखो क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि कौन सा ऐसा डिजीज है, डिसऑर्डर है जो कि ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है। ब्लड क्लोटिंग में डिफॉल्ट हो जाएगा, कमी आ जाएगा, यानी कि अगर ब्लड चोट लगता है तो उस जगह से काफी लंबे समय तक ब्लड निकलेगा, ब्लड काफी लॉस हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कौन सा डिजीज है, ऑप्शन देख लेते हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, और एक है अनेमिया, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल। कौन सा डिजीज होगा आपको पता ही होगा, अभी डिस्कस किया था हीमोफीलिया के बारे में। एक देखो क्या होगा कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में जनरली होता क्या है कि आरबीसी कैसे, नॉर्मली शेप कैसा होता है, बाय कनकेव होगा। मैमल्स के केस में एक दो एक्सेप्शन बताया था, लामा और कैमल, जिसमें ये बाय कनकेव के जगह पे ओवल शेप का मिलता था, और उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता था कैमल एंड लामा में, बाकी मैमल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता था। तो देखो जनरली इसका बाय कनकेव शेप होगा, लेकिन अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया डिजीज है तो उसमें इसका शेप कैसा हो जाएगा, सिकल की तरह हो जाएगा। सिकल का काम, सिकल का हिंदी क्या होता है, हसिया, ठीक ना, तो उसके शेप का हो जाएगा। एक है अनेमिया, देखो अनेमिया से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट बताते हैं, ये बिल्कुल याद रखना आप सब, क्वेश्चन इसका किसी भी फॉर्म में बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये बस नहीं लिया है कि आपका कुछ क्वेश्चंस जो है वो बस करा दे 25 क्वेश्चन सिर्फ। तो किया क्या है मैंने कि क्वेश्चन से भी अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी साथ साथ में हम डिस्कस करते चल रहे हैं, ताकि आपका कहने को तो 25 क्वेश्चन है, अगर देखोगे आप तो ये 30 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। तो अनेमिया से याद रखना क्या चाहिए आप, कुछ पॉइंट, अनेमिया, ठीक ना। देखो हम लोग पढ़े थे क्या चाहिए कि आरबीसी का कमी होगा तो अनेमिया होता है, बता ही देते हैं। जैसे बोला जाए क्या कि अगर आरबीसी का कमी होता है तो कौन सा डिजीज होगा, तो भी हम कहेंगे क्या, अनेमिया होगा। अगर हम बोले क्या चीज हीमोग्लोबिन का कमी होता है तो कौन सा डिजीज, तो भी कहेंगे अनेमिया होता है। अगर हम बोले ब्लड का कमी हो गया तो उस डिजीज को क्या कहेंगे, तो भी अनेमिया कहलाएगा। अगर बोले विटामिन B12 का कमी होगा तो कौन सा डिजीज होगा, अनेमिया होगा। अगर बोले क्या फॉलिक एसिड का कमी होता है तो कौन सा डिजीज होगा, तो भी बोलेंगे अनेमिया होता है। अगर बोले क्या चीज आयरन की कमी से कौन सा डिजीज होगा, ठीक ना, तो भी बोलेंगे क्या, अनेमिया होता है। तो इतना फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक ना, कि अगर इसमें से किसी भी चीज का कमी होगा तो उससे कौन सा डिजीज होता है, अनेमिया। तो ये अनेमिया से रिलेटेड फैक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीसी इज केप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। क्या होगा अगर हम आरबीसी को या किसी भी सेल को, जैसे इसमें मेंशन करा है आरबीसी, हो सकता है वहां पे सिर्फ मेंशन कर दिया आपको क्वेश्चन में क्या, सेल। तो सेल को या आरबीसी को जब हम डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो उस सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लिया क्या कि एक ये एक फ्लास्क में यहाँ पे रखा हुआ है क्या चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर है, और इसमें हम किसी सेल को डाल दिए, ठीक ना। अगर वो डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर है, तो ये जो है होगा कैसा नेचर का, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा। इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा और इसमें सॉल्यूट काफी कम होगा। तो ऐसे चीज को, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सिंपली अगर इसको कहे तो इसका मतलब होता है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, काफी पतला सॉल्यूशन।
तो अगर हम किसी आरबीसी को या सेल को डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, या क्वेश्चन में जैसे कहा डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं, तो क्या होगा कि जो सराउंडिंग वाटर है, जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है इस सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा रिजल्ट, कि सेल का साइज धीरे धीरे बड़ा होगा और एक ऐसा समय आएगा ये जब ये सेल बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। एक ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का लिए, एक अगर हम ले क्या चाहिए कि ये कैसा सॉल्यूशन हो, ये जो सॉल्यूशन है ये है क्या, ये मान लीजिए सॉल्यूशन अब है क्या, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होगा, काफी गाढ़ा सॉल्यूशन होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट कम, लिक्विड वाला पार्ट कम रहेगा और जो सॉल्यूट होता है वो पार्ट उसमें ज्यादा रहता है। अगर ये सिंपली एग्जांपल दे, जैसे चाय बनाते हैं तो क्या होता है कि चाय में आपका दूध भी रहेगा, पानी भी रहेगा, तो लिक्विड वाला पार्ट जो रह गया वो उसको समझो आप क्या चीज, सॉल्वेंट है। और उसमें जो चीनी चाय पत्ती जो हम देते हैं, टी लीव्स देते हैं, तो वो पार्ट उसका हो गया क्या, सॉल्यूट। अगर ऐसे सॉल्यूशन में हम किसी सेल को डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अब ये सॉल्यूशन सेल के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा जो काफी पतला होता है, ये सेल क्या होगा, यहाँ ये सेल से निकलेगा और इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाता है। तो एक यह याद रखना कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाएगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल काफी फैल जाएगा, वो अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाता है। एक इसी तरह का सॉल्यूशन होता है जिसको कहा जाता है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट जो रहेगा वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा, ठीक ना, मतलब कि उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है उसमें। अगर ऐसे सॉल्यूशन में हम किसी सेल को डालते हैं तो सेल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो सेल का साइज बढ़ेगा ना ही उसका साइज घटेगा, तो सेल जैसा है बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा, उसमें नो चेंज होगा। तो ये आप पॉइंट याद रखना इससे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सेल जो रहेगा उसका साइज बढ़ेगा और वो बस्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना है ब्लड का, ये ब्लड वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 7.4 होता है। और 7 से अगर ऊपर पीएच रहता है तो वो अल्कलाइन कंसीडर किया जाता है। तो बाय नेचर कैसा होगा ब्लड, वो होता है अल्कलाइन नेचर का। इसी में एक फैक्ट ये भी याद रख लो क्या कि हमारे बॉडी वेट का कितना परसेंट ब्लड होता है। जैसे अगर कोई 70 kg का है तो उसका कितना परसेंट ब्लड होगा, तो याद रखना क्या कि जितना भी बॉडी का वेट है तो उसका 7% जो रहेगा वो ब्लड का वॉल्यूम होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर डज प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस। बोल रहा है क्या प्यूरिफिकेशन, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन जो होता है, ब्लड को जो साफ करने का काम किया जाता है वो किस ऑर्गन में किया जाता है, किस पार्ट में किया जाता है। ऑप्शन है किडनी, स्प्लीन, लीवर एंड हार्ट। देखो हार्ट तो बिल्कुल होने से रहा, हार्ट का काम क्या होता है, वो ब्लड को रिसीव करेगा और फिर ब्लड को पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पंप करा, तो ये होने से रहा। बात आता है किसका, अगर बात करें स्प्लीन का, तो स्प्लीन का कुछ वैसा रोल नहीं है। स्प्लीन बस क्या करेगा, वहां पे ब्लड सेल को वो बनाता है, जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी को स्टोर करके रखता है, कुछ ब्लड सेल वहां पे डिस्ट्रॉय होता है, तो ये काम हो गया स्प्लीन का। लीवर का काम ऐसा नहीं रहता ब्लड को प्यूरिफाई करना या साफ करना, तो एक ही करेक्ट ऑप्शन बचता है, वो है क्या, किडनी। अब देखो प्यूरिफिकेशन जब भी कहते हैं ना तो इसका दो जगह पे दो अलग मीनिंग निकलता है। अगर किडनी के टर्म में कह रहे हैं, एक्सक्रीशन के टर्म में कह रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि ब्लड में जो भी गंदगी रहेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल जैसे हो सकता है यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, अमोनिया हो, एक्सेस वाटर भी जो है वो वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये सभी वेस्ट को या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को किडनी क्या करेगा, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये एक प्यूरिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि ब्लड से वेस्ट को बाहर निकालना। एक प्यूरिफिकेशन अगर हम जोड़ते हैं किससे, लंग्स से, ठीक ना, लंग्स से अगर जोड़ेंगे, रेस्पिरेशन से उसको जोड़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब इसका कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलना। तो कुछ ऐसा भी वर्ड रहेगा देखने के लिए आपको मिल जाता है जिसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या होता है, वेरी करता है, बदल जाता है। चलो किडनी से रिलेटेड जो है एक फैक्ट बता देते हैं आपको कि किडनी माल, जैसे किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, साफ करना, जितना भी गंदगी है ब्लड में उसको रिमूव कर देना यूरिन के फॉर्म में। मान लिए क्या कि किसी का अगर किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक ना, और या दूसरा केस हम ले सकते हैं क्या कि अगर किडनी फेल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, ब्लड को प्यूरिफाई कौन करेगा। तो ऐसे पेशेंट को जो है एक आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा उसका ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है या साफ किया जाता है, और वो चीज कहला जाता है क्या, डायलिसिस। तो ये याद रखना, डायलिसिस क्या है, जब किडनी फेल हो जाता है या किडनी साफ काम नहीं करता है तो उस केस में एक आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, ब्लड को साफ किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, और वो प्रोसेस, वो क्रिया जो है वो कहला जाता है
डायलाइसिस। तो आर्टिफिशियल ये हो गया। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज का, विच मेटल इज प्रेजेंट इन द ब्लड, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि ब्लड में पाया जाता है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, जल्दी से सोचो। आयन होता है, कॉपर होता है, या क्या ऑप्शन था इसमें, देख लो बता देते हैं। कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है एंड आयन है। जल्दी से सोचो कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन। कौन सा मेटल हमारे बॉडी में पाया जाता है, या ब्लड में पाया जाता है, या आरबीसी में पाया जाता है, या हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? ऐसा मैंने बताया था जब आरबीसी पढ़ाया था। तो देखो, मेटल का अगर बात करें तो वो होगा क्या, आयन। ठीक है। और आयन में याद रखना कि अगर बोला जाए कि कौन सा मेटल बॉडी में पाया जाता है, हमारे बॉडी में कौन सा मेटल है, तो भी कहेंगे क्या, आयन। अगर पूछा जाए क्या कि ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो भी ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, आयन होगा। अगर बोला जाए कि आरबीसी में कौन सा आयन मेटल पाया जाता है, सॉरी शायद आयन बोल रहे थे हम कौन सा मेटल पाया जाता है, तो वो होगा क्या, आयन। और अगर बोला जाए हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो भी होगा आंसर क्या, आयन। तो ये फैक्ट याद रखना आप। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आयन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अभी जस्ट मैंने बताया था क्या, हमारे बॉडी वेट का कितना परसेंट वॉल्यूम होता है ब्लड का, यानी कि अगर 70-80 केजी का आदमी है, 70-80 केजी का, तो उसके बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए? पर जितना भी उसका बॉडी वेट है उसका 7% हम कर देंगे, तो 7% में जितना होगा उसका वो ब्लड का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं था पार्ट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? देखो, आरबीसी का नंबर हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि 4.5 से 5 लाख के मिलियन के आसपास जो है ये वेरी करता है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और डब्ल्यूबीसी का वही कितना नंबर होता है, ये होता है 8 से 10,000 या 5 से 10,000, कहीं किसी जगह पे मेंशन करता बताया था मैंने। तो इसका अगर रेशियो में हम देखें, तो रेशियो में जैसे आरबीसी हो गया और एक डब्ल्यूबीसी हो गया, तो आरबीसी का अगर 600 नंबर है तो वहां पे डब्ल्यूबीसी का सिर्फ होगा नंबर 1। तो ये रेशियो याद रखना कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच का जो रेशियो होता है वो 600:2 या रेशियो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड। ब्लड के स्टडी को, ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है हिमेटोलॉजी। ज्यादा सोचने की बात नहीं, ये सब याद करने वाला फैक्ट है। जहां भी समझने वाला पार्ट होगा वो मैं खुद डिस्कस कर दूंगा आपको। व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? देखो, अगर पूछा जाए किसका कि ब्लड का कलर कैसा होता है, तो हम बोलते हैं क्या चीज कि वो रेड अपीयर होता है। ठीक। अगर बोले क्या कि आरबीसी का कलर कैसा होता है, तो भी हम बोलते हैं क्या, रेड अपीयर होता है। ठीक। और ये रेड अपीयर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और ये आरबीसी ब्लड में पाया जाता है, तो इसलिए कैसा होता है, ब्लड का कलर भी रेड होता है, आरबीसी का भी कलर रेड होता है। और रेड होने का मेन रीजन क्या है, ये आरबीसी। और आरबीसी का कलर ऐसा क्यों आता है? वो आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। ठीक ना। अब देखो, पूछा क्या चीज, ब्लड का नहीं पूछा, बल्कि पूछा प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। तो यहां से याद ऐसे ही समझो कि जैसे ये ब्लड है, ब्लड का दो पार्ट है, एक कहलाता है प्लाज्मा और एक कहलाता है ब्लड सेल, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आ जाता है। यानी कि आरबीसी वाला जो पार्ट है वो आ रहा है किसके अंदर, इसमें आ रहा है, दूसरा पार्ट है। और आरबीसी में ही हमको क्या मिलता है देखने के लिए, हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर हम प्लाज्मा कहेंगे तो प्लाज्मा में ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आएगा ना, उसमें और आरबीसी आएगा नहीं, हीमोग्लोबिन आएगा। और कलर किसके कारण आता था, वो आता था हीमोग्लोबिन के कारण। अब तो प्लाज्मा तो भाई अलग पार्ट हो गया, इसमें वो बोला पार्ट आएगा ना, तो इसका कलर कैसा हो जाता है प्लाज्मा का, इसका कलर हो जाता है कलरलेस, कलरलेस। लेकिन किसी किसी जगह पे जो है, किसी बुक में मेंशन करता है येलोइश कलर, हल्का पीलापन उसमें रहता है। और उसका कारण क्या है, उसका रीजन है क्या चीज, प्रेजेंस ऑफ बिली रूबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण एक पिगमेंट बनता है जिसको बिलीरुबिन कहा जाता है। और ये बिलीरुबिन जो है हल्का येलोइश अपीयर होता है, पीला दिखाई देता है। और इसी के कारण क्या होगा कि प्लाज्मा का कलर पीला या हल्का येलोइश दिखाई देता है। तो दोनों याद रखना कि अगर कलरलेस कहा तो भी सही है, अगर येलोइश मेंशन कर रहा है तो भी वो सही है। और यहाँ पे एक याद रखना क्या चीज, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम बताना है कि रेस्पिरेशन के समय सिंपली अगर कहें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, तो वो है हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के समय, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा। हीमोग्लोबिन का दो काम है, एक ज्यादातर तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, कुछ अमाउंट में ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये पॉइंट याद रखना आप सब। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो, जब ब्लड का बात कर रहे हैं तो ब्लड में आप जो है 3 पॉइंट और याद रखना कि अगर ह्यूमन का पूछा जाए ब्लड कलर का कलर कैसा होता है, तो रेड होता है। अगर पूछा जाए कॉकरोच में, कॉक
रोच में ब्लड का कलर कैसा होता है, तो वो होता है व्हाइट। किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोलिम्फ के कारण, ठीक ना। कलर कैसा है इसका, व्हाइट है। और अगर पूछा जाए क्या कि ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है, तो वो होता है ब्लू। तो ये 3 फैक्ट इसका हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप जो है इसका खोज किसने किया है। तो ब्लड ग्रुप, इसमें कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, तो इसका सीधा याद रखना क्या कि कार्ल लैंडस्टाइनर जो है वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया है। अब ब्लड ग्रुप से आप 2 फैक्ट तो बिल्कुल याद रखना, 2 पॉइंट जो क्वेश्चन में कई बार रिपीट होता है कि ब्लड ग्रुप देखो, एक तो इसका 4 टाइप है, ए है, बी है, ए बी है और है ओ। इसमें पूछेगा क्या कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल डिसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या हो गया कि वैसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। डोनर का मतलब क्या, डोनेट करना, देना। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड अपना दे सकता है, ठीक। और रेसिपिएंट, रेसिपिएंट यानी कि वैसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, ब्लड को ले सकता है। तो ए बी जो है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। तो ये 2 फैक्ट हो गया, इसका याद रखना। डिस्कवर्ड इसको कौन किया था, खोज इसका किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टाइनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हो गया क्या, विच पार्ट ऑफ आई कैन इजिली बी ट्रांसप्लांटेड, हमारे आंख का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि आसानी से ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे देखो नाम सुना होगा क्या कि ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक ना, कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, बॉडी पार्ट्स और भी दूसरे बॉडी पार्ट्स का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ट्रांसप्लांटेशन में एक दिक्कत ये होता है कि ब्लड ग्रुप जो है मैच होना चाहिए आपका। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है तो उस केस में क्या हो सकता है, ब्लड क्लोटिंग हो सकता है, ब्लड जो है हमारे बॉडी में जम सकता है और फिर उसके कारण इंसान का डेथ हो सकता है। तो एक ये रिस्क रहता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। लेकिन आई का एक ऐसा पार्ट है जिसका अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ऐसा कोई उसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। तो वो पार्ट क्या है, ऑप्शन नंबर आपका है कॉर्निया, कोरॉइड, रेटिना एंड स्क्लेरा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, करेक्ट ऑप्शन आपका है कॉर्निया। रीजन क्या है कि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। क्योंकि अगर देखो दूसरा ऑर्गन का बात करेंगे तो उसमें ब्लड वेसल्स पाया जाता है, उसमें ब्लड सप्लाई होता है, और इसके कारण क्या है कि वहां पे ज्यादा रिस्क होता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और क्योंकि वहां पे अगर मैच नहीं करा तो जैसे बता दिए ब्लड क्लोटिंग हो सकता है। तो इसमें क्या था, कॉर्निया, इसमें ब्लड सप्लाई ही नहीं होता है, तो काफी लो रिस्क पे इसको जो है आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, विच विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर नंबर ऑफ आरबीसी, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आरबीसी के नंबर को मेजर करने के लिए कि हमारे ब्लड में आरबीसी का टोटल नंबर कितना है। एग्जांपल क्या है, हीमोसाइटोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्फैग्मोमेनोमीटर एंड है नन। अब देखो इसमें खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, नन तो होने से रहा। स्टेथोस्कोप का काम क्या है, हार्ट बीट को वो क्या करता है, मेजर करता है कि पर मिनट कितना है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 70 से 72 होना चाहिए, तो ये मेजर करता है। स्फैग्मोमेनोमीटर का बताया बीपी मेजर करता है। तो एक आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बचा, हीमोसाइटोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विच ब्लड सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, कौन सा ऐसा ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, या वो है प्लेटलेट्स, कौन सा ऐसा ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो देखो जब भी क्वेश्चन आप बनाओगे ना तो उसमें जो पहले ही उसमें दिया जाता है क्या इन्फॉर्मेशन की जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, जो सबसे ज्यादा सही आंसर है उसी को टिक करना है। अब ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे दो दो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी देखें तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये तो होगा ना न्यूक्लियस। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, नहीं सही है। देखो डब्ल्यूबीसी में क्या है कि न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स का बात करें तो इसमें भी न्यूक्लियस हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ लेकिन कुछ सेल्स ऑर्गेनेज इसमें हमको देखने के लिए मिल जाएगा। आरबीसी जो है इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा सटीक आंसर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसी को बोलता है टिक करने के लिए। और इस केस में क्या होगा कि आरबीसी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये फैक्ट आप ऐसे भी याद रखना कि आरबीसी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलो विच ब्लड सेल गेट अफेक्टेड इन मलेरिया, कौन सा ऐसा ब्लड सेल है जो मलेरिया, अगर किसी पर्सन को मलेरिया डिजीज होता है तो कौन सा ऐसा ब्लड सेल है जो अफेक्ट होता है, जो प्रभावित होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आरबीसी।
अगर मलेरिया किसी को होता है तो उस केस में क्या होगा कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ये आरबीसी हो गया, और आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, टूट जाता है और टूट के प्लाज्मा में मिलना शुरू हो जाता है। और इसी के कारण क्या होगा कि हाई फीवर आता है और सिवरिंग होता है, काफी ज्यादा ठंड लगता है, और ठंड के साथ ही क्या उसमें बुखार आता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण, और टूट के ये कहाँ मिल जाता है, तो ये मिल जाता है प्लाज्मा में। तो ये हो गया कौन सा ब्लड सेल अफेक्ट होता है मलेरिया के केस में, तो आरबीसी। चलो, विच ब्लड सेल गेट, अच्छा ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गैस हैज हाई एफिनिटी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। कौन सा ऐसा ब्लड सेल है, सॉरी कौन सा ऐसा गैस है जो काफी आसानी से, काफी तेजी से, या जिसमें ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो किससे जुड़ जाए, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाए। ऑप्शन आपका क्या क्या है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर देखो रेस्पिरेशन जब हम पढ़ा रहे थे आरबीसी के बारे में, तो उसमें मैंने एक फैक्ट बताया था क्या, कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट है, जो कि किसी फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, या फॉसिल फ्यूल को अगर बर्न करते हैं, ठीक ना, या किसी प्लास्टिक ये सब को जलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज को जलाते हैं, खास करके प्लास्टिक इस सब का बात कर रहे हैं, मेटल का बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां से क्या होगा कि ये जो पॉल्यूटेंट है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये रिलीज होता है। और अगर इसको हम सांस में लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये हमारे ब्लड में जाएगा, और इसमें काफी ये टेंडेंसी होता है, ये क्षमता होता है कि ये जाके बाइंड हो जाएगा किससे, हीमोग्लोबिन से। अब देखो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था, हीमोग्लोबिन तो ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था, किस फॉर्म में कैरी करता है, तो ये करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ था। अब जैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे, सांस में लेंगे, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, और इसके जगह खुद इससे बाइंड हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एयर पॉल्यूटेंट है। और इस तरह से ये क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, उस चीज को ये बिल्कुल अफेक्ट कर देगा, प्रभावित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, देखो हम दो चीज बता देते हैं मेम्ब्रेन से रिलेटेड। ऐसे आपका इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, किडनी होगा शायद, और किडनी होगा, ब्लड, देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन इसका क्या क्या है। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बात करा हार्ट का, बात करा किसका, किडनी का, बात करा किसका, एक बात करा लंग्स का, ठीक ना, कि और एक क्या था आपका ये बचा हुआ, लीवर का, तो लीवर, ठीक ना। इसमें से चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, पेरिकार्डियम किससे जुड़ा हुआ है, या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, तो वो जुड़ा हुआ है किससे, हार्ट से। जैसे देखो हार्ट में देखने याद रखना क्या, कि जो हार्ट होता है, ये किस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, या किस कवरिंग से घिरा हुआ है, तो वो है पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम का दो लेयर ऐसे रहेगा, ठीक ना, और दोनों लेयर के बीच में क्या है, दोनों कवर के बीच में क्या है, एक स्पेस रहता है जिसको पेरिकार्डियल स्पेस कहा जाता है, और इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। तो ये ओवरऑल चीज क्या करेगा, हार्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर पूछा जाए कि हार्ट किस मसल्स का बना हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कार्डियक मसल। ये याद रखना, हार्ट में कौन सा मसल पाया जाता है, या हार्ट किस मसल्स का बना होता है, तो वो होगा कार्डियक, कार्डियक मसल। किडनी, किडनी का प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन क्या कहला जाता है, जैसे इसका प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम कहला गया, किडनी का प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कहलाता है क्या चीज, रीनल कैप्सूल, ठीक। और अगर पूछा जाए कि लंग्स का प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन या प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कहलाता है, तो याद रखना इसमें क्या चीज, प्ल्यूरा। तो ये तीन फैक्ट हो गया आपका इससे रिलेटेड। चलो एक आरबीसी से हम बताते हैं रिलेटेड फैक्ट क्या, कि अगर आरबीसी का जैसे नंबर अगर कम जाता है, या नंबर अगर कम जाता है, तो कौन सा डिजीज होता है, अनीमिया होता है। लेकिन अगर आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बॉडी में, तो वो चीज कहला जाता है क्या चीज, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। तो ये याद रखना, शायद डबल एस होता होगा, देख लेना एक बार स्पेलिंग। तो ये हो गया, थैलेसीमिया क्या है, एक ऐसा डिजीज है जिसमें आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और अगर आरबीसी का नंबर कम है तो वो कहला जाता है कंडीशन क्या, एनीमिया। तो देखो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया। कहने को तो 25 था, लेकिन इसके अंदर से भी बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हुआ, जो कि आप साथ साथ लेके चले उसको। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम फिर से जो है 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, डील करेंगे उसको, ठीक ना। उससे अगर कुछ वैसा फैक्ट निकलता है तो वो भी बता देंगे। तो ब्लड जो है इतना इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।
थैंक यू।